स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की कुछ शॉर्ट टिप्पणियाँ हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, परीक्षा में शॉर्ट टिप्पणियाँ आ जाती हैं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें नंबर 1 बियर्स-लैम्पर्ट्स नियम या प्रकाशीय अवशोषण नियम, नंबर 2 क्रोमोफोर वर्गमूल, नंबर 3 ऑक्सोक्रोम्स, नंबर 4 आपके वर्णों उत्कर्षी विस्थापन, नंबर 5 आपके वर्णाकर्षी विस्थापन, नंबर 6 अतिवर्णक या वर्णात्यतासी प्रभाव, नंबर 7 अवर्णीय प्रभाव, नंबर 8 अवशोषण पर संयुग्मन का प्रभाव, नंबर 9 विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम और नंबर 10 आपके लैम्ब्डा मैक्सिमम के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो आइए इनके बारे में एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नंबर 1 बियर-लैम्पर्ट्स नियम की अवशोषण सांद्रता या अवशोषणांक सांद्रता एवं प्रकाश मार्ग की लंबाई में संबंध दर्शाने वाला नियम बियर-लैम्पर्ट्स नियम कहलाता है। बियर और लैम्पर्ट्स के नियम अनुसार आपतित और परावर्तित या आपतित या पारगमित प्रकाश की तीव्रता उस विलयन की सांद्रता एवं लंबाई के साथ संबंधित होती है जिसमें से होकर प्रकाश गुजरता है। गणितीय रूप में इसे निम्न समीकरण या व्यंजक के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यह व्यंजक बियर-लैम्पर्ट्स नियम का गणितीय रूप है, जो अवशोषणांक log I O/IS इजिकल टू एप्सिलॉन CL, समीकरण नंबर 1, मोलर अवशोषणकता एप्सिलॉन इजिकल टू log I/O/I/CL इजिकल टू कैपिटल A/CL या A इजिकल टू CL एप्सिलॉन, समीकरण नंबर 2, जबकि I/O इजिकल टू प्रतिदर्श या सैंपल पर आधारित वितरण की तीव्रता है और I सैंपल में से पारगमित विकिरण की तीव्रता है। स्मॉल c घुलित पदार्थ की मोलर सांद्रता है। स्मॉल l उस सेल की सेंटीमीटर में लंबाई जिसमें विलयन भरा हुआ है तथा एप्सिलॉन मोलर अवशोषणकता है या मोलर आपके एब्जॉर्प्टिव है। तो प्रतिदर्श का मतलब सैंपल, यानी जो आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसका जो नमूना लेंगे तो उसको प्रतिदर्श या सैंपल कहते हैं। तो इसका मान किसी यौगिक के लिए एक विशेष तरंग दैर्ध्य पर निश्चित होता है। यह किसी तरंग दैर्ध्य पर किसी यौगिक की दी हुई सांद्रता पर अवशोषणता की सीमा को प्रकट करता है। उपयुक्त व्यंजक में log I/O/I को विलयन का अवशोषणांक कैपिटल A तथा log I/O को विलयन का पारगमनांक कैपिटल T कहते हैं। इस व्यंजक की सहायता से अज्ञात विलयन की सांद्रता एवं अज्ञात यौगिक का अणु भार ज्ञात कर सकते हैं। कैपिटल A इजिकल टू स्मॉल g/L सांद्रता अपॉन कैपिटल M इंटू L इंटू एप्सिलॉन या C इंटू L इंटू एप्सिलॉन। तो यह है आपका बियर्स-लैम्पर्ट्स नियम। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा क्रोमोफोर। तो वे विलिंग क्रियात्मक समूह जो परावैंगनी क्षेत्र में अविलक्षणीय अवशोषण प्रदर्शित करते हैं, क्रोमोफोर या वर्गमूलक कहलाते हैं। ये प्राय सहसंयोजकीय असंतृप्त डबल बॉन्ड युक्त होते हैं, जैसे आपका कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, यानी सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, या आपके डबल बॉन्ड दे रखा है इसको के लिए, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और NO2 के से पहले सिंगल बॉन्ड आदि, ये आपके क्रोमोफोर
या वर्णमूलक कहलाते हैं। वास्तव में वे क्रियात्मक समूह जिनमें एन एरो पाई स्टार या पाई एरो पाई स्टार संक्रमण होते हैं क्रोमोफोर कहलाते हैं। तो देखिए, जहाँ एन एरो पाई स्टार हो या पाई एरो पाई स्टार संक्रमण या ट्रांजिशन हो तो वहाँ क्रोमोफोर कहलाएंगे। देखिए, क्रोमोफोर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्रकार के क्रोमोफोर में पाई इलेक्ट्रॉन होता है तथा इसमें पाई एरो पाई स्टार संक्रमण होते हैं। उदाहरण के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 या CH ट्रिपल बॉन्ड CH आदि इसके एग्जाम्पल हैं। नंबर बी, दूसरे प्रकार के क्रोमोफोर में पाई और एन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। इनमें दो प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए NO2 माइनस आयन सिंगल बॉन्ड N या N और N के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आदि हैं। तो ये थे आपके क्रोमोफोर। इसके बाद नंबर थर्ड टॉपिक है ऑक्सोक्रोम्स। तो वे समूह जो स्वयं तो किसी यौगिक को रंग प्रदान नहीं करता किंतु किसी क्रोमोफोर में उसकी रंग प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि कर देते हैं, ऑक्सोक्रोम या वर्णवर्धक कहलाते हैं। अर्थात वह समूह जो क्रोमोफोर में वर्णवर्धक या वर्णाकर्षी विस्थापन अर्थात अवशोषण बैंड की लंबी तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित करता है, ऑक्सोक्रोम कहलाता है। यह अनानबंदी इलेक्ट्रॉन अर्थात स्मॉल n इलेक्ट्रॉन युक्त संतृप्त समूह होता है जो जब क्रोमोफोर के साथ संलग्न रहता है तब अवशोषण उच्चतम तरंग दैर्घ्य और तीव्रता दोनों में परिवर्तित करता है। तो देखिए, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड से ऐड हो रहे हैं एक हाइड्रोजन से और 2 आपको दिख रहे हैं। ऐसे ही अमोनिया में नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन से ऐड हो रहे हैं, क्लोरीन में आपके 7 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रहा है। तो आदि इसके ये समूह हैं। तो ये आपके ऑक्सोक्रोम के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद है आपका वर्णों उत्कर्षी विस्थापन। उसमें अवशोषण बैंडों की लंबी तरंग दैर्घ्यों की ओर विस्थापन होना वर्णों उत्कर्षी विस्थापन कहलाता है। इसे लाल विस्थापन या रेड शिफ्ट भी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाता है कि रेड शिफ्ट किसे कहते हैं तो आप वर्णों उत्कर्षी विस्थापन के बारे में बता सकते हैं। तो संयुग्मन भी वर्णों उत्कर्षी प्रभाव डालता है। इसे एथिलीन का लैम्डा मैक्सिमम मान 175 नैनोमीटर है, जबकि ब्यूटाडाइन के लिए 217 नैनोमीटर होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्णोत्कर्षी विस्थापन। तो अवशोषण बैंडों की छोटी तरंग दैर्घ्य की तरफ विस्थापन होना वर्णापकर्षी विस्थापन कहलाता है। इसे नीला विस्थापन भी या ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। नंबर नेक्स्ट आपके अतिवर्णक या वर्णात्यासी प्रभाव कहते हैं। यदि कोई प्रतिस्थापी या समूह बैंड को तीव्रता को बढ़ा देता है तो ऐसे प्रभाव को अतिवर्णक प्रभाव कहते हैं। नंबर नेक्स्ट आपके अवर्णीय अवशोषण अधोवर्णक प्रभाव। यदि बैंड की तीव्रता में कोई प्रतिस्थापी या समूह किसी कमी उत्पन्न करता है तो प्रभाव अवर्णीय प्रभाव कहलाता है। नंबर नेक्स्ट आपके एर्थ अवशोषण या संयुग्मन का प्रभाव। तो एथिलीन में एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और आइसो बॉन्डिंग है, तो बंद होता है। यहाँ पाई स्टार संक्रमण के लिए ऊर्जा का अवशोषण 200 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य 175 नैनोमीटर में करता है। जब युग्म बंद संयुग्मन उपस्थित होते हैं तब पाई स्टार इलेक्ट्रॉन संक्रमण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा में कमी हो जाती है।
तथा अवशोषण होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की लंबाई में वृद्धि हो जाती है तो क्रोमोफोर के संयुग्म में उपस्थित होने पर वर्णक्रशीय विस्थापन होता है के साथ साथ अवशोषण की तीव्रता में भी वृद्धि होती है। अवशोषण बैंड की सही स्थिति तथा तीव्रता की सहायता से किसी निकाय में संयुग्मन का परिमाण ज्ञात किया जा सकता है। कुछ एल्कीनों और कीटोनों में अनेक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पर संयुग्मन के पड़ने वाले प्रभाव को निम्न सारणी में प्रदर्शित किया है। तो एक टेबल दे रखी है, देखिए इलेक्ट्रॉन संक्रमण पर संयुग्मन का प्रभाव के यौगिक दे रखे हैं, लैम्डा मैक्सिमम दे रखा है नैनोमीटर में और एप्सिलॉन का मान दे रखा है। तो एल्कीन एथिलीन का 1,3 ब्यूटाडाइन दे रखा है, उनकी मात्रा मैक्सिमम में दे रखी है और एप्सिलॉन में भी दे रखी है और बॉन्ड कीटोन में भी दे रखे हैं। तो टेबल देख लें। इसके बाद है आपका 9th के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। द्रव्य तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण के मध्य पारस्परिक क्रिया का अध्ययन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण ऐसी विकिरित ऊर्जा है जिनमें तरंग और कण दोनों के गुण होते हैं। विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं। अन्य शब्दों में विद्युत चुंबकीय विकिरण का कुल परास विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो देखिए दे रखा है कि कितने से कितने तक या एनर्जी दे रखी है अल्ट्रावायलेट में और इनके टेबल दे रखी है कि कॉस्मिक किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट प्रकाश, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड किरणें, माइक्रोवेव्स और रेडियो विकिरणें। इसके बाद है आपका लैम्डा मैक्सिमम। तो वह तरंग दैर्घ्य जिसमें अधिकतम अवशोषण होता है लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं। यह किसी दी हुए विलायक में दी हुई यौगिक के लिए निश्चित होता है।